हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत पाठक आपका स्वागत करता हूं पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। लॉ के इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। और पिछले सेशंस में हमने जाना है इसके इंट्रोडक्शन को, हमने जाना है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हमने ये भी देखा कि एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है और उसके ऊपर एक्सेप्टेंस उसकी क्या हुआ करती है। साथ ही साथ हमने रिवोकेशन और कम्युनिकेशन को भी पढ़ा है। आज के क्लास में हम जानेंगे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से पार्टीज़ होते हैं जो कि जिनमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक भी करें और शेयर करें। पिछले वीडियोस की लिंक, पिछले सेशंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के पुराने वाले को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो बीच में वीडियो को रोक करके भी आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बताया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वैसे लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि उनमें अनुबंध करने की क्षमता होगी जो 18 साल से ऊपर के हों, दूसरी बात कि साउंड माइंडेड हो और कहीं भी लॉ ने उन्हें एक्सप्रेसली रोका ना हो। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो कि संबंधित राज्य नियम के अनुसार पहला वयस्क आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी भी राज्य द्वारा अनुबंध करने के लिए वो अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तीन बातें यहाँ पे कही गई हैं कि पहला वो अल्पवयस्क ना हो या फिर अवयस्क ना हो, यानी 18 ईयर्स से उसकी उम्र ऊपर हो रही हो। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो 18 ईयर्स जब लोगों के होते हैं भारत में तो 18 ईयर्स के बाद फिर वो वयस्क कहलाते हैं, उससे पहले वो अवयस्क यानी कि माइनर कहलाते हैं। तो माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी एग्रीमेंट उसके साथ हम लॉफुल एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते। एक मोहरी बीवी धर्मदास घोष के केस में भी बताया गया इस चीज़ को। वहाँ पे जो फैसला लिया गया उसमें यही बताया गया कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। तो इन सबको हम बारी बारी से डील करेंगे कि अवयस्क उसकी स्थिति क्या होती है हमारे यहाँ लॉ में, और जो पर्सन ऑफ साउंड माइंड होते हैं या फिर अनसाउंड माइंड होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राज्यनियम ने साफ मना किया हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डील करते हैं माइनर की स्थिति को। माइनर की स्थिति को बताने के लिए इंडियन मेजोरिटी एक्ट एंड गार्ड्स एंड वार्ड्स एक्ट के बारे में भी हम देखेंगे। बताया ये जाता है कि अगर कोई ऑर्फन हो या फिर किसी ने उसे अपने यहाँ अडॉप्ट किया हुआ हो तो उसके लिए 21 साल, और ऐसे नॉर्मल केसेस में इंडियन मेजोरिटी एक्ट ने बताया कि 18 साल। तो जिनके 18 साल या फिर सर्टेन कंडीशंस में 21 साल हो जाते हैं तो वो मेजर कहलाते हैं, और उससे नीचे की बात करें तो वो माइनर कहलाएंगे। और एक माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर हम उसके कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति को देखें तो लॉ ने कहा कि वो वाइड एब इनिशियो होगा, दैट इज़ कि स्टार्टिंग से ही एब्सोल्युटली वाइड होगा। ठहराव उसके द्वारा किए गए जो भी उसके द्वारा ठहराव किए जाएंगे, एग्रीमेंट जो भी उसके द्वारा किया जाएगा वो पूर्ण रूपेण व्यर्थ होगा। दूसरी बात है कि इसकी रेटिफिकेशन पॉसिबल है। अगर मान लिया जाए कि जैसे पार्टनरशिप में हम अगर डील करते हैं माइनर की स्थिति को, तो उसमें कहा गया कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जब वो 18 साल से ऊपर का हो जाता है तो पब्लिक नोटिस दे करके वो पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप में। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने रेटिफिकेशन के लिए साफ मना किया हुआ है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइनर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी 18 साल से जब उसकी आयु ऊपर होगी, 18 साल से जब उसकी आयु ऊपर होगी तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से वैलिड नहीं करवा सकते हैं। तीसरी बात है कि जब भी किसी भी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट अगर किया जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसके बेनिफिट को रिफंड नहीं किया जा सकता है। मोहरी बीबी धर्मदास घोष के केस में मोहरी बीबी जब कोर्ट में ले करके गई खींच करके धर्मदास घोष को, तो वहाँ पे ये बताया गया कि आप न तो इस चीज़ को रेटिफाई कर पाएंगे और ना ही जो उसने पैसे आपसे लिए थे आप उसे रिफ़ंड करवा पाएंगी, क्योंकि लॉ ने साफ मना किया हुआ है कि माइनर, एक्चुअली माइनर का क्या होता है, लॉ ने किन्हें मना किया, लॉ ने उन्हें मना किया जिनके पास कि सोचने समझने की स्थिति नहीं होती हो। अगर कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में है और वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है या फिर एग्रीमेंट करना चाहता है और उसे एग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूरी समझ नहीं है, तो सिंपल सी बात है अगर उसे समझाते भी हैं तो वो समझने की स्थिति में नहीं है, तो हम कभी भी उसे नहीं मानेंगे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है।
तो जहाँ तक माइनर की पोजीशन जो हुआ करती है वो भी छोटी एज का होता है, इस कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके लिए समझ पाना मुश्किल है, इसलिए उसको इससे अलग रखा गया है। और जो भी अगर कोई बेनिफिट भी उसको दिया जाता है दैट पीरियड में, तो वो भी उससे रिफंड नहीं ले सकते हैं। अगली बात है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल के लिए हमारे यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में भी बताया गया है। एक बार उसे हम देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार अवरोध का सिद्धांत से आशय है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कथन, कार्य या मुख के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी सत्यता का विश्वास दिलाता है और इस विश्वास पर किसी व्यक्ति ने कोई व्यवहार किया है, तो पहला व्यक्ति बाद में इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बात ये कही गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका सामान हो, अगर उसे किसी भी तरीके से ये एहसास दिला दिया जाए कि वो उस सामान को बेचने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारे माल को बेच दूंगा, और बी ने कुछ भी नहीं कहा, ना उसने रुकने की बात कही, ना उसने हाँ कहा कि हाँ भाई तुम बेच लो। तो ऐसी स्थिति में जब उसने कुछ भी नहीं कहा है, तो मौन स्वीकृति वाले सिद्धांत के अकॉर्डिंग ए जो है वो बी के माल को उठा करके बेच देगा। तो यहाँ पे भी जब किसी अवयस्क की बात करते हो, माइनर के पोजीशन को डील कर रहे होते हो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल यहाँ पे काम क्या करता है। अगर माइनर ने किसी मेजर के सामान को उठा करके बेच दिया और मेजर वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है, न मौखिक रूप से न लिखित रूप से, तो फिर मेजर कभी भी उसको वापस पाने का अधिकारी नहीं होगा। अगली बात ये होती है कि क्या अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माइनर के जो स्टेट होंगे या माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी उससे रिकवर कुछ किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो फंडामेंटल नेसेसरीज जो होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन, तो इसके लिए अगर कोई भी खर्चे उसके गार्जियन के द्वारा, जो भी अगर कोई माइनर है तो उसके गार्जियन के द्वारा जो भी ऐसे खर्चे किए गए हों, तो उसकी प्रॉपर्टी में से वो पैसा निकाल सकता है। माइनर के बेनिफिट के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया हो तो वो फिर लीगली वैलिड होता है। आगे हम बात करते हैं कि क्या कभी भी दिवालिया घोषित होता है, क्या कभी माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं, हमारे लॉ ने साफ मना किया हुआ है, अवयस्क कभी भी दिवालिया घोषित नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ न तो वो कभी पूर्ण साझेदार हो पाएगा। पार्टनरशिप में भी हमने बताया कि पार्टनरशिप में भी हम डील करते हैं इस माइनर के पोजीशन को, तो वहाँ पे भी साफ कहा जाता है कि वो कभी भी एक फुल पार्टनर नहीं हो सकता। फुल पार्टनर का मतलब फुल टाइम पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी मेजर पार्टनर को अधिकार प्राप्त होंगे वो माइनर्स को ज़रूरी नहीं है कि अधिकार वो दिए जाएंगे, जब तक कि वो 18 साल उसका पूरा नहीं होता है। और 18 साल पूरा होने के बाद भी जब वो पब्लिक नोटिस दे करके और चाहता है कि मैं इस पार्टनरशिप में पार्टनर बनूं, तो दैट टाइम में उसको फिर अधिकार सारे दिए जा सकते हैं। आगे छोटी छोटी बातें और भी हैं कि उसे एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, वो शेयर होल्डर हो सकता है। अवयस्क के माता पिता का कोई भी दायित्व नहीं होगा, यानी कि पेरेंट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे उसके किसी भी काम में। जहाँ तक हम बात करें बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स पेबल की या फिर चेक्स की बात करते हैं, तो डेट टाइम में भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। माइनर की लाइबिलिटी जो होगी वो प्रतिभू यानी कि कभी भी श्योरिटी के लिए नहीं हो पाएगी, वो किसी की गारंटी नहीं दे सकता है। और जब वो वयस्क हो जाए, जब वो मेजर बन जाए, यानी कि 18 साल या फिर जो भी कंडीशन हो 21 साल जब वो अटेंड कर लेता है, तो पुराने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं उनको रेटिफाई नहीं कर सकते। ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ी बहुत कुछ दायित्व जो होते हैं वो माइनर को मिल जाते हैं। इसके अलावा लॉ हमारे यहाँ ये भी कहता है कि माइनर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रेस्टिट्यूशन संभव नहीं है उसके लिए। साथ ही अगर वो कोई दंडनीय अपराध करता है तो जुवेनाइल कोड में उसका फैसला होगा। हाँ, अगर मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो भी वहाँ पे उसको मैरिज वो कर नहीं सकता है। पहली बात है, अवयस्क के मैरिज जो है वो कानूनन अपराध होते हैं। नौकरी का भी अनुबंध उसके साथ होगा नहीं। अगर वो रेटिफिकेशन करना चाहे आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये था माइनर का पोजीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन कारणों से कभी भी माइनर जो होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उससे कोई करता भी है तो वॉइड अब एनओसीओ होगा वो। अब बात करते हैं साउंड माइंड वाले पर्सन कौन होते हैं और इनकी स्थिति हमारे यहाँ अनुबंध अधिनियम में क्या बताई गई है। सेक्शन 12 बताता है कि स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति जो होंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जा सकता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता है और साथ ही उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता हो कि उक्त अनुबंध पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या उक्त अनुबंध का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साउंड माइंड वाले पर्सन की। साउंड माइंड वाले पर्सन उन्हें कहेंगे जो कि उस अनुबंध में जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हो रहा हो या फिर जो भी एग्रीमेंट उनके साथ हो रहा हो, तो उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को बारीकी से समझ पाए और साथ ही साथ वो उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, लाइबिलिटीज़ को या फिर राइट्स को लेने का अधिकारी हो जो कि उस समय उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में किए जा रहे हों या बताए जा रहे हों। एक साउंड माइंड का बंदा जो होता है वो रैशनल होता है और एक लाइन कहा जाता है कि अ रैशनल पर्सन शुड टेक अ डिसीजन एट ए टाइम। तो अगर कोई रैशनल पर्सन है नहीं, कोई अगर अनसाउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड वाले कौन होते हैं? अनसाउंड माइंड वालों की एक लिस्ट बताई गई है जिसमें कि ल्यूनेटिक और इंसेन पर्सन आते हैं। ल्यूनेटिक यानी उन्मत्त या फिर पागल व्यक्ति। उन्मत्त व्यक्ति वो हैं जो कि झक्की किस्म के इंसान हैं। कब उनके साथ क्या होगा ये कोई ठिकाना नहीं है। एक मूवी आई थी क्योंकि, जिसमें सलमान खान साहब थे। उस मूवी के एक सीन में दिखाया गया है क्या कि उनको जब मेंटल एजाइलम में ले जा करके रखा गया कि नहीं वो पागल हैं ऐसा बोल करके, डॉक्टर ने पूछा भी पागल कैसे, ये तो अच्छा दिख रहा है, ये तो साउंड माइंड का दिख रहा है। अचानक से कहीं पे एक मक्खी आती है और उस मक्खी को मारने के लिए ये फिर रॉड लेकर के दौड़ना शुरू करते हैं और इस बीच में कई सारी चीज़ों की वो तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो वहाँ पे स्टोरी में ये बताया गया है कि जिनसे उनकी मैरिज होने वाली होती है, उनका जब डेथ हो जाता है तो एक मक्खी उसके डेड बॉडी के ऊपर पड़ी होती है, जिसको देख करके ये ल्यूनेसी की स्थिति में आता है बार बार। तो ऐसे व्यक्ति जो कि ल्यूनेटिक हो या फिर जो इंसेन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो जन्मजात मूर्ख होते या फिर जो इडियट होते बाय बर्थ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे बंदे जो कि शराब पिए हों या फिर ऐसे चीज़ों का सेवन किए हों जिससे कि माइंड अंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, तो ड्रंकन पर्सन या फिर जो भी डिलीरियस पर्सन जो हुआ करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब कोई पी कर के बैठा हुआ है और उसके उसके माइंड में कई तरह की बातें चल रही हैं, वो अंडर डिस्क्रिमिनेट है, तो उस समय में एलआईसी का एक एजेंट वहाँ पे जाता है और उससे 2 लाख रुपए का प्रीमियम लेकर के आता है। ऐसी स्थिति में वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई मेंटल डिके हो, मेंटल डिके का मतलब होता है कोई मानसिक कमजोरी, जिसके चलते कि वो उस स्थिति में नहीं है कि वो समझ सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताए जा रहे हैं या एग्रीमेंट में किन टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जा रही हो। इसके अलावा अगर कोई मोहावस्था में हो, जिसे हिप्नोटिज्म कहते हैं, हिप्नोटिज्म में बताया जाता है क्या कि उसको सम्मोहित करके उससे बातें की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सम्मोहित कर दिया जाए किसी को, हिप्नोटाइज कर दिया जाए किसी को, तो वो व्यक्ति भी समझने की क्षमता में नहीं होता है। तो ये स्थिति हमारे यहाँ अनसाउंड माइंड के बंदों की होती है। ये वैसे व्यक्ति होते हैं जिनका कि माइंड दैट पीरियड में स्ट्रांग नहीं है, वो सोचने समझने की क्षमता में नहीं है। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे डिस्क्वालीफाइड पर्सन की भी बात कही जाती है जो कि लॉ ने खुद से एक्सप्रेसली बता दिया हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिनमें कि जो फॉरेन सर्वेंट्स होते हैं या फिर जो एम्बेसडर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं। कोई भी जो विदेशी राजदूत होंगे वो हमारे यहाँ बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाई प्रोफेशनल स्टेटस के लोग जो होते हैं, डॉक्टर हो गए, बैरिस्टर हो गए, इनके लिए भी क्या होता है, जैसे अगर हम मेडिकल की बात करते हो तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हुआ करते हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मना किया जाता है, तो वो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होगा अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा वो करते हैं। फिर एलियन एनिमी यानी विदेशी शत्रु, वैसे लोग या फिर वैसा देश जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, अभी कुछ दिनों पहले पुलवामा का अटैक जब हुआ था, दैट टाइम में भारत की ओर से कुछ सेवाओं को बंद कर दिया गया था। तो इसके लिए बात उठी थी कि क्यों बंद किया गया। भाई हमारे यहाँ लॉ कहता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम ये बताता है कि ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है कि जब कभी भी कोई देश भारत पे आक्रमण करे तो भारत के उससे व्यापारिक ट्रांजैक्शंस जो है वो होते रहेंगे, वो एक्सप्रेसली डिस्क्वालीफाइड है। इसके अलावा जो कन्विक्ट हैं वो अपराधी या फिर कैदी जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई मैरिड वुमेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है बिना अपने परिवार की अनुमति से। एक पर्दानसीब वुमेन भी हुआ करता है, तो पर्दानसीब वुमेन वैसी वुमेन होती है जिनको कि ना तो कभी घर से बाहर निकलने का चांस मिला हो, ना कभी जिसने हॉस्पिटल को देखा हो, ना कभी जिसने पुलिस स्टेशन को देखा हो, ना कभी किसी ने कचहरी को देखा हो, कोर्ट को देखा हो। हालांकि आजकल ये तो पॉसिबल नहीं होता है ऐसा होना, लेकिन पहले के समय में ये पर्दानसीब वुमेन्स हुआ करती थी। तो पर्दानसीब वुमेन भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं होती थी क्योंकि उनमें सोच समझ की क्षमता नहीं डेवलप हो पाती थी। इसके अलावा वैसी संस्थाएं जो कि इनकॉर्पोरेटेड हों, सम्मिलित हों या फिर कोई कंपनी ऐसे टाइप का, जो बंदा इंसॉल्वेंट हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ये हमारे लॉ ने साफ मना किया हुआ है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति
वो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति हैं, महामहिम के पद पे आसीन हैं। तो ऐसे में वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये था कॉन्सेप्ट पार्टीज़ कॉम्पिटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टीज इन कॉम्पिटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट का। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार कौन से लोग अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। पुराने सेशंस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँच सके जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है। और इस चैनल में और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप वहाँ भी जाके उसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।